Now we will see the rise of नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस सबका लीडर था, कि फ्रांस में किस तरीके से नेशनलिज्म आया, दैट वी विल सी। अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स? ओके, तो इसमें हम यूरोप में अगर देखते हैं, देन देयर इज नाउ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये इस तरीके से कुछ यूरोप है जिसमें और यहाँ पर नाउ दिस इज द मैप ऑफ, ये मैप है यूरोप और दैट इज टोटल मैप ऑफ वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में हम ये देखेंगे कि इसके इधर पर देयर इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इस तरीके से हैं, और ये अफ्रीका है, दिस इज मेडागास्कर, दिस इज मेडागास्कर एंड नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ ये देखिए। इस तरीके से हमने ये देखा कि ये फ्रांस है। फ्रांस इस रीजन में है। तो फ्रांस में पहले तो फ्रांस ने अपनी टेरिटरी बहुत एक्सपेंड कर ली थी नेपोलियन बोनापार्ट ने, 80% यूरोप में। जैसा कि जिसने वीडियो देखा हो तो देखा हो कि 80% टेरिटरी उसने एक्सपेंड कर ली थी। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना के बाद उसको किसने वापस अपनी जगह पे कन्फाइन कर दिया? क्या वो 4 कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम थे? बोलो, क्या वो कंट्री रशिया थे? ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम ने उसे उसकी जगह कंट्रोल कर दिया। दिस इज यूनाइटेड किंगडम। और वो कंट्री कौन कौन से थे? रशिया। और कौन से थे? क्या वो ऑस्ट्रिया थे? क्या वो इंग्लैंड थे जिन्होंने उसे वापस भेज दिया? तो फ्रांस पूरा जीत चुका था, फिर वापस भेज दिया। और वो कौन सी ट्रीटी थी जिसने उसको देश निकाला दे दिया और वापस भेज दिया? बताओ। ट्रीटी ऑफ वियना। ये बिल्कुल सही बात कही गई है। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद उसको वापस भेज दिया गया। अब जरा देखो, ये पोलैंड है, फिर ये रीजन क्या है? क्या ये रशिया है? तो हम पोलैंड की कहानी पढ़ेंगे कि पोलैंड में कैसे नेशनलाइजेशन हुआ। हम फ्रांस की कहानी पढ़ेंगे कि किसको देश निकाला दिया था? इसमें नेपोलियन 1 बोनापार्ट को। तो नेपोलियन 1 ने सब कुछ जीत लिया। फिर बाद में 4 सेनाएं आईं और 4 सेनाओं ने क्या किया? सब कुछ जीतता गया और टैक्स लगाता गया। तो लोगों ने इसकी मौकरी उड़ाई कि देखो ये आ रहा है नेपोलियन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे और हमको पेड़ के ऊपर सूली पे लटका रहा है। तो इस तरीके की एक पेंटिंग बनाई गई, दैट इज ट्री ऑफ लिबर्टी। इसमें मजाक बनाया गया उसका कि इट इज़ जो है ज़िब्रुकेन सिटी, और फ्रेंच आर्मी ने वहाँ कब्जा किया और कैसे लोगों को वो वहाँ पर टॉर्चर कर रही है। सो इन दिस पेंटिंग जो वहाँ का फ्रेंच आर्टिस्ट है, तो मैंने उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम भी बताया है आपके में कि ये इस पेंटिंग को जिसने बनाया है ट्री ऑफ लिबर्टी, उसमें आप नाम देख लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं है।
तो यहाँ पर देखो, जब नेपोलियन ने सारे यूरोप में कब्जा कर लिया 80% पे, तो उसे वापस किसने किसने भेजा? प्रूशिया, क्या रशिया, क्या प्रूशिया जर्मनी का पुराना नाम है? यस सर। अच्छा, प्रूशिया ने भेजा, रशिया ने भेजा, ऑस्ट्रिया ने भेजा, और चौथा कौन था? सर ब्रिटेन। लो, आपने तो चारों बता दिए। तो यही इन्हीं लोगों ने मिलके ट्रीटी ऑफ वियना, और कहाँ बैठ के साइन की थी? क्या ऑस्ट्रिया में बैठ के साइन की थी? यहीं पे ऑस्ट्रिया में बैठ के साइन की थी, और नेपोलियन ने इससे साइन करवाई और उसको वापस भेज दिया। तो हम पोलैंड में पढ़ेंगे कि पोलैंड का कैसे यूनिफिकेशन हुआ। हम सबसे पहले फ्रांस का पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जर्मनी, कि जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन हुआ, किस तरीके से वहाँ पर जो प्रूशिया के राजा थे उन्होंने किस तरीके से, किस राजा ने ये काम किया? प्रूशिया का कौन राजा था जिसने ये काम किया और जिसका मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क था? बताओ। तो जो भी हो, दैट वी विल सी कि जर्मनी में किस तरीके से ये हॉल ऑफ मिरर्स में उनको यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी का उदय हुआ। दैट वी विल सी द विलियम वन। बोलो, कौन राजा था वहां का? विलियम वन जो है पूरी जर्मनी का राजा बना। वरना आप देख लो प्रूसिया कितना छोटा सा है, आपको दिखाई पड़ रहा है आपके मैप में पेज नंबर 8 में, कितना छोटा सा प्रूसिया, लेकिन इसने सबको एक साथ मिला दिया। प्रूसिया कहाँ है? क्या ये ब्राउन येलो कलर का प्रूसिया है? और आज की जर्मनी का मैप देखो, क्या इतना सारा, थोड़ा उसने ऑस्ट्रेलिया से चुराया, थोड़ा पोलैंड से, थोड़ा रशिया से चुराया क्या, और तब प्रूसिया जर्मनी बना। यह है प्रूसिया। आज की जर्मनी बहुत बड़ी है और हमने अपने मैप में भी बहुत बड़ी जर्मनी दिखाई। सो इस तरीके से प्रूसिया का यूनिफिकेशन हुआ। और हम किसका देखेंगे? इटली का भी देखेंगे। सो इट इज द इटली। तो यहाँ पर इसके बगल में दो अलग अलग स्टेट थी, क्या उनका नाम आप बता सकते हैं? जहाँ पर विक्टर इमैनुअल टू राज्य करता था, क्या वे सार्डिनिया पीडमोंट थे? इन दोनों जगहों पर कौन राज्य करता था और इन जगहों का क्या नाम था? बताओ। सार्डिनिया, पीडमोंट क्या था? बताओ। इनका राजा कौन था? इनका राजा था विक्टर इमैनुअल। कौन था? सो विक्टर इमैनुअल। सो विक्टर इमैनुअल टू इनका राजा था। और इसका मंत्री कौन था? क्या ऑटो वन बिस्मार्क था? ऑटो वॉन बिस्मार्क इसका मंत्री था। तो उन लोगों ने क्या किया? पूरी इटली को आजाद करा दिया। इटली किसके कब्जे में थी? बताइए। दैट इज किंगडम ऑफ सिसिलीज। किसके कब्जे में था? तो ये जो लो, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कह दी, ऑटो वन बिस्मार्क। भाई चीजें पढ़ी हैं तभी तो बता पाए। इन्होंने बताया कि ऊपर का हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, ऑस्ट्रिया। ये वाला हिस्सा किसके अंडर में था? ऑस्ट्रिया के अंडर में, हैब्सबर्ग एम्पायर। और बीच के हिस्से को किसने ले रखा था? क्या पोप ने ले रखा था? वेटिकन सिटी। और जो सबसे नीचे का था उसको क्या मुसलमानों ने, ऑटोमन एम्पायर ने ले रखा था? खलीफा लोगों ने। यहां था ऑटोमन एम्पायर। ये राज्य किसका था? बताओ। ये सब क्या है? जहां से बाल्कन सिटी अलग हुआ है, ये बाल्कन सिटी है। अभी बाल्कन सिटी की भी कहानी पढ़ेंगे। बाल्कन सिटी को कैसे आजाद कराया गया? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर पर किसका राज्य था? बताइए। खलीफा यानी सुल्तान, जो मुस्लिम लीडर होते हैं। तो ऑटोमन एम्पायर। आजकल ऑटोमन एम्पायर किसमें सिमट कर रह गया है? करेक्ट। सो ऑटोमन एम्पायर, तो इस पे खलीफा थे। अच्छा, हम बाल्कन स्टेट की आज़ादी भी पढ़ेंगे कि बाल्कन स्टेट कैसे आज़ाद हुआ। इटली को किसने आज़ाद कराया? कोई बता सकता है?
क्या विक्टर इमैनुअल टू ने आजाद कराया? इटली को किसके राजा ने आजाद कराया और वो कहां का राजा था? सार्डिनिया, पीडमोंट। तो जिसको पता है वो डिकोड करते रहिए तो फिर याद हो जाएगा। इटली को किसने आजाद कराया बताइए? विक्टर एमानुएल। और उसका मंत्री कौन था? बिस्मार्क। क्या आप ये सोचते हैं कि यही जो बिस्मार्क उसका मंत्री था वही इटली का पहला प्रधानमंत्री बना? बिल्कुल सही सोचते हैं। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा इटली का? ऑफ इटली। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति था जिसने यंग इटली की स्थापना की थी और यंग यूरोप की, और उसने लोग गुस्सीपी मैजीनी, इन्होंने बता दिया गुस्सेप्पी मैजीनी, और ये काफी लंबे कद का आदमी था, 6.5 फीट का। अगर आप इसकी हाइट देखें जो हमने उसमें दिखाया है वीडियो में, सो ये बहुत टॉल फिगर था। तो गुस्सीपी मैजीनी एक रिवोल्यूशनिस्ट था। अच्छा, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? क्या ये मिनिस्टर था? और विक्टर इमैनुअल किंग था। ये कहाँ का किंग था? गुस्सीपी मैजीनी। अब इसका ओरिजिन तो नहीं पता, ये इटली का बताते हैं, हमने तो इटली का पढ़ा है। तो इटली में ये किंगडम ऑफ सिसिली कहलाता है भाई। किंगडम ऑफ सिसिली आप देख लीजिए कि किंगडम ऑफ सिसिली का मतलब क्या है कि जब ये आज़ाद हुआ, हमारे में तो प्रिंट अच्छा नहीं है, आपके में हमने अच्छा भेजा होगा, बट ये देखो सब खराब प्रिंट है। तो ये किंगडम ऑफ सिसिली है। आपकी बुक में अच्छा प्रिंट होगा जिसके पास अच्छी किताब आ गई है। 21 पेज पे है, देख लो। 21 पेज में ये किंगडम ऑफ सिसिली है। और बाद में क्या बन गया? इटली बन गया। ये क्या सार्डिनिया पीडमोंट है? क्या यहीं का राजा कौन था? तो फिर उसका मंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। और किस फिलोसफर ने इटली को यूनिफाई किया अपने विचारों से? गुस्सीपी मैजीनी ने किया। तो फिर गुस्सीपी गैरीबाल्डी कौन था? बोलिए, क्या वो वहां की सेना का लीडर था? बोलो, गैरीबाल्डी। तो गुस्सीपी गैरीबाल्डी कौन था? हेड ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स। और उसने ये क्या किया, चुपके चुपके यहाँ के लोकल लोगों को मिला दिया, तो ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ी। नीचे का हिस्सा किसके अंडर में था बताओ? इटली का निचला हिस्सा। सही है। और बीच वाला? अरे वाह। और ऊपर वाला? ऑस्ट्रिया। ठीक है। जिसकी राजकुमारी मैरी एंटोनिटी लुई 16 की पत्नी बनी थी। यही है ऑस्ट्रिया, इसी की राजकुमारी यहाँ की पत्नी बनी थी। तो इस तरीके से हमने देखा इटली का यूनिफिकेशन 4 लोगों ने कर दिया। किसने किसने कर दिया, कोई बता सकता है? विक्टर इमैनुअल 2, गुस्सीपी मैजीनी, गुस्सीपी गैरीबाल्डी, और चौथा बता। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये गैरीबाल्डी जो है विक्टर इमैनुअल को जो इटली का जूता पहना रहा है? हमारे में साफ फिगर नहीं, लेकिन आप देख लो, और फिर आपके में जो भेजा है वो भी सही है। इटली का शू पहना रहा है, उसके पैर में फिट कर रहा है, इतना वफादार था। बोलो, जो जूता पहना रहा है वो कौन है? सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 21 निकालो। 21। अच्छा नहीं निकाला तो 21 निकालो। 21 में गहरा गहरा है, उसमें साफ है। ये देखो 21 में दिख रहा है। ऐसा फिगर दिखा।
देखो इसमें जो जूता पहना रहा है वो कौन है? गैरिबाल्डी। अच्छा, जिसको जूता पहनाया जा रहा है वो कौन है? और जो जूता है उस पर भी कुछ लिखा हुआ है क्या? इटली का, तो इटली का शूज को पहनाया जा रहा है। ये सब तो आपने देख लिया किसका यूनिफिकेशन। क्या ये इटली का यूनिफिकेशन है जिसमें इन 4 लोगों का योगदान रहा? बताइए। सर मैरी एंटोनेट खाकी रानी थी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। अब देखें कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना। नाउ वी विल सी अहेड कि किस तरीके से फ्रांस का यूनिफिकेशन हुआ। नाउ लेट अस सी। नाउ फ्रांस का कैसे यूनिफिकेशन हुआ, लेट अस सी। सो जस्ट 1 मिनट होल्ड। तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन देखेंगे फ्रांस में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए। फ्रांस में ये फ्रेडरिक सैरियू ने पेंटिंग बनाई है। इसमें क्या दिखाया है? फ्रेडरिक सैरियू ने ये जो पेंटिंग बनाई है इसमें दिखाया है कि सबसे पहले कौन आज़ाद हो गया? अमेरिका। अमेरिका को आज़ाद करने में किसने मदद की बताइए? अमेरिका में किसकी कॉलोनी थी? यहाँ पे देखो, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनी थी अमेरिका में। तो ब्रिटेन ने यहाँ कॉलोनाइजेशन किया, तो फ्रांस ने अपने ट्रूप्स भेज दिए। तो ब्रिटेन है ये ग्रीन कलर का, इसने कॉलोनाइजेशन किया। क्यों कॉलोनाइजेशन किया? कॉलोनी बनाने का क्या पर्पस होता था उस समय? देखिए उस समय थॉमस अल्वा एडिसन ने 2000 प्रयोग किए थे, इन्वेंशन, और उसने स्पिनिंग जेनी बना ली थी क्या, जिससे 1000 कॉटन के थ्रेड्स को एक साथ बनाया जा सकता था, सूत काटे जा सकते थे। रुई से फैब्रिक बनाया जा सकता था, स्पिनिंग जेनी बन गई थी। तो वहां पर कॉटन मिल्स बन गई सारे यूरोप में, क्योंकि एल्वा एडिसन वहां ब्रिटेन का था, उसने आविष्कार कर लिए। और क्या उसने स्टीम इंजन भी बना लिया था, और ट्रेन वहां आविष्कार हो गई थी। तो अब लोगों में होड़ मच गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन मिल बनाई जाए और अपना प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट लोगों तक भेजा जाए। तो ये लोग क्या करते थे, जगह जगह कॉलोनी बनाते थे, वहाँ से कॉटन लाते थे, कोयला लाते थे, और फिर अपना जो प्रिपेयर्ड कॉटन प्रोडक्ट है, टी शर्ट है, और ये सब वहाँ बेच देते थे। तो 10 रुपये में चीज़ लाई और उसी को जब प्रोडक्ट बनाया तो 100 रुपये में बेची, 90 रुपये का सीधा मार्जिन। बोलो समझ में आई बात कि क्यों कॉलोनी बनाई जा रही थी? तो इसी ब्रिटेन ने यहाँ कॉलोनी बनाई, इसी ब्रिटेन ने पूरा अफ्रीका में कॉलोनी बनाई, इसी ब्रिटेन ने इंडिया में भी कॉलोनी बना ली थी कि नहीं? इंडोनेशिया में बना ली, सब जगह बना ली, अफगानिस्तान, सब जगह ब्रिटेन का कब्जा है। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल फ्री में चाहिए था और अपना माल बेचना था। अच्छा ऐसा नहीं था कि इन्होंने ही बनाई, फिर डच ने भी बनाई। तो ये डच यहाँ रहते थे, यहाँ ग्रीक था, यूनानी लोग रहते थे। तो ग्रीक में रोमानियन संस्कृति थी, जिसे वो अभी आजकल रोमन संस्कृति कहते हैं। सो ग्रीक ने भी बनाई, डच ने बनाई, फ्रांस ने बनाई, सब कॉलोनी बना रहे थे, क्योंकि फ्रांस का सबसे ज़्यादा विकास हो चुका था। फ्रांस में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, सब लोग एक दूसरे से सीख के सब ने अपने अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था, कॉटन मिल बना ली थी। और इस वजह से अब क्या हुआ बताइए, जब इनको कॉलोनाइजेशन बनाना पड़ा तो इन राज्यों की, इन स्टेट्स की ज़रूरत क्या थी? इन लोगों ने मिलिटराइजेशन पर जोर दिया, अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड किया। क्यों एक्सपेंड किया? ब्रिटेन ने अपनी मिलिट्री को क्यों एक्सपेंड किया बताओ? अगर कहीं कॉलोनी बनानी है तो क्या वहाँ 1000, 2000, 1 लाख ट्रूप भेजने पड़ेंगे क्या? उसके बिना कॉलोनी बन जाएगी। तो अब उस मिलिट्री का एक्सपेंसेस किन लोगों पर पड़ा? क्या कॉमन पीपल पर पड़ा?
जो खजाना है वो तो किंग का भरा। इस समय सब डायनेस्टी थी, ये राजवंश चल रहा है यहाँ पे। ये ना सोचो कि कोई कॉमन पीपल का है, अभी तो नेशनलिज्म का उदय होना है, राष्ट्रवाद का उदय होना है। अभी सब डायनेस्टी है, मोनार्की, एक का शासन। मोनार्की का मतलब क्या होता है? एक का शासन। ये मुझे बताओ कि आपके घर में पैट्रियार्की है कि मैट्रियार्की? माँ का शासन है कि पिता का? किसके कहने पे काम चलता है? टीवी किसके कहने पे, कौन से ब्रांड का आता है? देखो, अगर पिता के कहने पे चले तो पैट्रियार्की बोलना, माँ के कहने पे चले तो मैट्रियार्की बोलना, और आपके भाई के कहने पे चले तो फ्रेट्रियार्की बोलना, क्योंकि फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या समझते हो? भाईचारा। तो अगर भाई का शासन चलता है आपके यहाँ तो क्या बोलोगे? फ्रेट्रियार्की। जैसे कि ये जो पहली पेंटिंग देख लो, सबसे ऊपर फ्रेटर्निटी लिखा है, तो फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, और फ्रेट्रियार्की का मतलब भाई का शासन, और मोनोआर्की का मतलब किसका शासन? किसी एक का शासन। अच्छा, इसके अलावा एब्सोल्यूटिस्ट कौन होता है? कौन राजा एब्सोल्यूटिस्ट कहलाता है? एब्सोल्यूटिस्ट, जो एक आदमी बोले और फिर वो वही करना पड़े। जैसे किम जोन, अगर तुम लाल स्वेटर, उसने मना किया है कि आज लाल स्वेटर पहन के नहीं निकलना है, कोई बाहर निकल जाएगा तो गोली मार दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया में अगर उसने कह दिया मेरे जैसा ही हेयर कट लेना है, तो फिर अगर कोई गलत हेयर कट ले लेगा तो गोली मार दी जाएगी। वहाँ पूरे 24 घंटे रेडियो ऑन रहना चाहिए, और अगर रेडियो में आपने सुना नहीं तो फिर उसका दोष नहीं है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, जैसे नॉर्थ कोरिया में। अच्छा, फिर ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? भाई आपने देखा कई चीज, एब्सोल्यूट देखा। एरिस्टोक्रेसी क्या बताई आपने? एरिस्टोक्रेसी क्या बताया? एक लो, मोनार्की, हाई क्लास पीपल, सामंतों का शासन। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है? राजा, उसके संबंधी जो नोबेलिटीज हैं वो जो मर्जी सो करें, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। एक होता है सिर्फ राजा का शासन, तब तो मोनोआर्की, और पूरे परिवार का शासन, राजवंशों का, किंग एंड रिलेटिव्स सभी शासन कर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? एरिस्टोक्रेसी। फिर ब्यूरोक्रेसी क्या है? जो लोग, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही। बैंक में जाओ और बैंक वाला कह दे अभी 2 घंटे बैठो, काम होगा। तो अगर किसी को किंग ने या किसी ने, सरकार ने किसी पद पे रख दिया है, सरकारी पद पे, और वो आपको नचाए, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो क्या कहा जाएगा? कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, मुझे इधर उधर दौड़ा रहा है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि सरकारी पदों पर उपस्थित लोगों का शासन। इसका मतलब क्या होता है? सरकारी पदों पर उपस्थित। फिर डेमोक्रेसी क्या होता है? क्या डेमोस का मतलब कॉमन पीपल होता है? हाँ, डेमोस, तो इसको कहते हैं डेमोग्राफी बदल रही है, यानी लोग यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। डेमो का मतलब होता है लोग, कॉमन पीपल। और डेमोक्रेसी क्या लोगों का शासन? अब जरा देखो, तो ये बात बताई गई कि यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर कॉलोनी बना ली। कॉलोनी का मतलब कब्जा कर लेना। उस समय तो जर्मनी का किंग कौन था? जर्मनी का, जर्मनी में उस समय ये जो भी किंग चलते थे, विलियम 1, विलियम 2, यहाँ लुई चलते थे। लुई 1, लुई 2, लुई 16, लुई 18 तक चले हैं। और इस समय विलियम 1, विलियम 2, विलियम 3, विलियम 4। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई तो विलियम 4 को बोला गया कि ठीक है तुम हमारे अंडर में काम करोगे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने बोला, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो नहीं करते, हम तो अकेले काम करेंगे, किसी पार्लियामेंट के अंडर पे क्यों काम। तो यहाँ विलियम काम किया करते थे जर्मनी में। बोलो, समझ में आई बात?
हाँ बोलो। सर ये जो विलियम और सर ये लुईस है, ये सब क्या मतलब इनिशियल है क्या उनके नाम के? अब ये जैसे केसर विलियम है, केसर का क्या मतलब होता है? किंग। कैसर विलियम होता है ना, तो कैसर का मतलब क्या होता है? वो उनके राजवंश का नाम होता है। सर 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 एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सर। हाँ, कैसर का मतलब होता है किंग, तो कैसर विलियम वन उस समय जर्मनी के राजा थे। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। तो सबसे पहली बात है, अब हम फ्रांस में देखेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म आया। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ने इस पर आक्रमण ये किया, कोलोनाइज, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने इस पर क्या किया? ब्रिटिश बोल दीजिए, उस समय यूनाइटेड किंगडम नहीं था क्योंकि तब तो यूनिफाइड नहीं हुआ था, तो बोला ब्रिटेन ने। क्या बोलोगे? उस समय क्या था ये सिर्फ? ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि अभी स्कॉटलैंड और आयरलैंड मिल गए तब तो ये यूनाइटेड किंगडम बना, और पहले सिर्फ क्या था? ब्रिटेन। और जब इसने पूरे दुनिया में कब्जा कर लिया तब क्या ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाया? बोलो। यस सर। और जब इसने तो अभी भी कल अब नहीं कहलाएगा, अब कहला दिया जाएगा तो अपराध हो जाएगा, अब सिर्फ यूनाइटेड किंगडम बोला जाएगा। ब्रिटेन का नाम अगर आ जाए, कह दो इंडिया और पाकिस्तान को मिला दो और इंडिया नाम रहेगा, तो पाकिस्तान कभी मिलने को मंजूर होंगे? नो सर। तो अब सिर्फ यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। कोई ये ना बोल दे कि गलती से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि फिर तो स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, फिर तो आयरलैंड की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये है आयरलैंड, ये भी मिल चुका है। बात समझ में आई? इंग्लैंड और ब्रिटेन सेम है क्या? क्या? तो इंग्लैंड और ब्रिटेन तो सेम है ना? इंग्लैंड एक छोटा सा, मतलब ये कह सकते हैं इनिशियल था, फिर बाद में उसने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की तो वो ब्रिटेन बन गया, और फिर उसके बाद वो ग्रेट ब्रिटेन तब बना जब उसने कॉलोनाइजेशन किया। ठीक है, और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि इंग्लैंड और ब्रिटेन लगभग सेम है। ब्रिटेन कहा जा सकता है कि बाकी तो अभी यूनाइटेड किंगडम है, बाकी इसका डिफरेंस देख लिया जाएगा, नेट में देख लेंगे क्या है। अब जरा देखो, जब कोलोनाइजेशन हुआ तो ये नॉर्थ अमेरिका में तो किसने आज़ाद कराया? क्या फ्रांस ने आज़ाद कराया? यस सर। तो फ्रांस में ने इसको आज़ाद कराया। फ्रांस पर कितना कर्जा आ गया? क्या 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा आ गया इसको आज़ाद कराया। इसने अपनी ट्रूप्स भेजी, ओके, और आज़ाद कराया। ये मुझे बता दीजिए सृजन कि उस समय मिलिटराइजेशन क्यों हो रहा था? लोग अपनी मिलिट्री क्यों बढ़ा रहे थे? सर फिर वो अपनी कॉलोनाइजेशन ज़्यादा कर पाएंगे, और फिर जहाँ पे वो कॉलोनी बनाएंगे वहाँ पे अपने लोग सेंड कर पाएंगे। लोग सेंड कर पाएंगे। तो ज़्यादातर जो मोनार्की थी उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि टैक्स कहाँ से लगाएं, लोगों का रेवेन्यू कैसे आए। तो क्या सारे राजा यही चाहते थे कि लोगों पे टैक्स बढ़ाया जाए? यस सर। तो सारे राजा अगर यही चाहेंगे तो किस पर बर्डन आएगा? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल आएगा। तो क्या वो रिवॉल्यूशन करेंगे, रिवोल्ट करेंगे? यस सर। और क्या इसी वजह से बहुत सारे ऐसे राइटर्स और मिडिल क्लास पीपल हुए कि जिन्होंने बोला कि नहीं, अब तो इनको हटना चाहिए, अब तो एक डेमोक्रेसी आनी चाहिए, एक रिपब्लिक आना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब बहुत सारे लोगों का संघ जिनकी आइडेंटिटी एक जैसे हो, तो सब जगह रिपब्लिक बन गया। जैसे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, सेकेंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, थर्ड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, 3 बार यहाँ पर रिवोल्ट हुए हैं, तीसरी बार वाला सफल हुआ। इसी तरीके से जगह जगह, इंडिया भी तो एक रिपब्लिक है। क्या यहाँ जगह जगह अलग अलग स्टेट्स हैं और उन सब का ये संघ है जो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं? तो रिपब्लिक डे अलग है क्योंकि हम सबका संघ है और सबको पूरी ऑटोनॉमी है। ममता बनर्जी चाहे तो वेस्ट बंगाल में अलग से रशिया को बुला लें, चाइना को बुला लें, उनसे सीधा व्यापार कर सकती हैं, उनको पूरी आज़ादी है। बस भ्रष्टाचार करेंगे तब सीबीआई आएगी, अदरवाइज वो अपने स्टेट की रानी हैं। यहाँ अशोक गहलोत राजा हैं, केंद्र कुछ नहीं कर सकता, मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं रिपब्लिक, फुल ऑटोनॉमस बॉडी का एक कन्फेडरेशन, उसको कहते हैं रिपब्लिक। तो अब इसी बोलो। बजट तो उनको मिलता होगा ना,
बजट सब तरफ से मिलता है, वो अपनी मर्जी से, स्टेट के अपने टैक्स हैं, वो चाहे टैक्स बढ़ा दें पेट्रोल पर, सब जगह अलग अलग रेट चलते हैं भारत में, अपनी बसेस पे अलग अलग करें, वो चाहें जो करें, लेकिन बस वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, तब तक वो आज़ाद है। समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट को कहाँ से मिलते हैं पैसे? किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी चीज़ है, जो कमोडिटीज़ हैं, उन पे टैक्स लगते हैं, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है जो जीएसटी का पोर्शन है, और एक होता है उसमें कंट्रीब्यूशन, एक पोर्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो चीज़ बिकती है उस जीएसटी में दोनों के टैक्स शामिल है। ये बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हिस्सा लेती है, जो 12.5% है उसमें से 8% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है और 4.5% ही स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब हम आगे की बात करें। ये फ्रेडरिक सैरियू की जरा पेंटिंग देखो, ये क्या बताती है कि बीच में इसमें क्या दिखाया गया है, कि क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, स्वतंत्रता की देवी। यस सर। और सबसे पहले कौन सा देश आज़ाद हुआ इसमें बताओ? सर अमेरिका। करेक्ट, अमेरिका सबसे पहले आज़ाद हुआ, उसको फ्रांस ने आज़ाद करा दिया। और उसके ठीक पीछे कौन है? फ्रांस। कि फ्रांस अब ये है फ्रांस, ये है फ्रांस, ये फ्रांस का झंडा है। अमेरिका निकल चुका है और एक और देश कोई अमेरिका को किसने कराया? अमेरिका को अभी बताए ना, ये यहाँ पे देखो, किसने अपनी सेना भेजी, उसको कॉलोनाइजेशन से किसने फ्री कराया? फ्रांस ने जब फ्री कराया तो फ्रांस के ऊपर कितने बिलियन लिब्रे का टैक्स आ गया? 2 बिलियन लिब्रे, क्योंकि इसने इसको सोचा कि ब्रिटिश को कच्चा माल ना मिल पाए, रॉ मटेरियल, और हम इसे आज़ाद करा दें, फिर धीरे से हम भी इसमें अपनी कॉलोनी बना लेंगे। तो इस पर बहुत कर्ज आ गया, क्योंकि मिलिट्री पर बहुत एक्सपेंस होता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि फ्रांस भी आज़ाद हो जाएगा। फ्रांस अभी पीछे है, अभी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी सबको वरदान दे रही है कि सब आज़ाद हो जाएंगे। फ्रेडरिक सैरियू की पेंटिंग है, और ऊपर जीसस क्राइस्ट और एंजल्स उन सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब नेशन बनेगा। नेशनहुड का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, पहले लोग सोच ही नहीं पाते थे कि हमारा शासन होगा। पहले तो जो राजा है उसका नाम पता कर लो और उसके नियम पता कर लो, वैसे ही चलो। अकबर ने हमको जीत लिया है तो हम अकबर के अंडर में है, राणा प्रताप ने जीत लिया तो राणा प्रताप के अंडर में है। पहले ऐसे चलता था, तो हमारी लॉयल्टी उसी पे रहती थी जो हमारी टेरिटरी का राजा होता था। लेकिन ये नेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फ्रेडरिक सैरियू और दूसरे फिलोसफर ने। तो उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। और ये भग्नावशेष किसके पड़े हैं, किसके रिमेन्स पड़े हैं? क्या वो उन मोनार्क्स और एब्सोल्यूटिस्ट के हैं जिन्होंने अपना शासन जो है बहुत टायरनी, निरंकुश तरीके से चलाया? द टायरनी रूलर्स, उनके क्या ये यहाँ पर मुकुट पड़े हुए हैं? यस, उनके भी हैं। जो टैक्सेस लेता था, जो इस तरीके से धार्मिक कर लेता था, चर्चेज और पोप के रिमेन्स पड़े हैं। और इन लोगों को ये यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट। तो ऐसा कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक सैरियू ने बताया। नाउ अब आगे देखें। सो आगे अब ये देखो 74 में कौन राजा बना? सो इन 74 लुई 16 बिकेम द किंग। ये देख लीजिए आप, लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 74। जरा ऊपर की तारीख पे गौर करो। तो लुई 16 कितनी उम्र पे राजा बना? उस समय ये कितने साल का था? सिर्फ 20 ईयर्स का। तो 20 ईयर्स की एज में ये राजा बन गया। आगे देखिए। सो व्हेन लुई 16 बिकेम द किंग, यहाँ पर आप देख लीजिए लुई 16 है। लुई 16 जब वहाँ राजा बना, आगे की बात, तो फिर इसकी मैरिज किसके साथ हुई? ये है लुई 16। सो लुई 16 74 में राजा बना। तारीख याद रखिएगा अगर हम आगे पूछें। सो इट बिकेम 74 में। एंड हु वाज द वाइफ ऑफ दिस बूर्बो डायनेस्टी के एम्पायर की? ये बूर्बो डायनेस्टी का था, BOUR और BON। ये कौन है? तो बर्बन डायनेस्टी। हाँ, बर्बन डायनेस्टी या बूर्बो डायनेस्टी। ये कौन है? मैरी एंटोनिटी है क्या? सर ये ऑस्ट्रिया की थी क्या? यस, ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस थी, वो बगल में ही है, आपको दिखाया अभी ना मैप में। हाँ सर, तो मैरी एंटोनिटी।
ये देखो एक ग्रैंड प्रोसेशन जिसमें इन दोनों की शादी हुई, आप देख लीजिए, ये दोनों हैं लुई 16 और मैरी एंटोनिटी। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ लुई 16, ठीक है। सो उन दोनों की मैरिज हुई, तो फिर मैरी एंटोनिटी के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़के। आगे देखिए, ये गोल्डन सिक्का चला लुई 16 के नाम पे, ओके। सर बच्चों के नाम याद करना जरूरी है? बच्चों को बिल्कुल जरूरी है, अभी आगे बताना है, फिर हिस्ट्री गड़बड़ा जाएगी। आगे देखिए, ये देखो, ये क्या है बताओ? यस, अमेरिका में लड़ाई हो रही है, किसके किसके बीच? दैट इज फ्रांस और ब्रिटिश के बीच। फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो रही है। आप देख लो ऊपर क्या लिखा है, फ्रेंच ट्रूप्स फाइटिंग विद ब्रिटिश। और क्यों फाइट कर रहे हैं? सर वो अमेरिका को फ्री करना चाह रहे हैं। अमेरिका को फ्री करना चाह रहे हैं। अब जरा देखिए, सो इट वाज, उसके तारीना के सर कितने बच्चे थे सर उसके? हैं अभी जस्ट मैं अभी सभी बच्चों के बारे में बताता हूँ कि कितने कितने किसके बच्चे थे, जस्ट आप देखते जाइए, अभी सारे बच्चे इसी में आ जाएंगे ना। तो ये आपने देख लिया कि किसके किसके। हाँ सर आपने बोले कि फ्रांस को ब्रिटिश के लड़के अपना कॉलोनाइज करना चाहते थे, कर क्यों पाए? हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर आपने बोले तो फ्रांस को कर वो ब्रिटिश को हरा के अपना कॉलोनाइजेशन लाना चाहते थे, तो वो कर क्यों नहीं पाए? अभी करने के लिए पैसा चाहिए ना, अपने कॉलोन पहले ही वो कर्ज में डूब गया, 2 बिलियन लिबरे। अब अपनी मिलिट्री वो कहाँ से भेजे, उतना खर्चा कैसे उठाया जाए? अगर लोग टैक्स दे देते तो बना ही लेता। अब इसने जब वहाँ पर इस पर कर्ज में डूब गया तो इसने सोचा लोगों से और टैक्स ले लेंगे और अपनी कॉलोनी बना लेंगे। अब आगे का देखिए, तो ब्रिटिश और अमेरिका की लड़ाई हुई और ये देखो ब्रिटिश हारता हुआ, समर्पण कर दिया। ब्रिटिश फोर्सेस सरेंडरिंग टू फ्रेंच आर्मी इन अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, उसने सरेंडर कर दिया। और ये देखो नेशनल असेंबली, क्या ये प्रिंस पैलेस ऑफ वर्सलीज में हुई, वहाँ के भव्य महल में? बोलिए। अब ये मुझे बता दीजिए कि ये जो मीटिंग हुई, तो ये देखिए, सो दिस वाज द मीटिंग। अब देखो तो ये कहाँ पर हुई? दिस वाज इन पैलेस ऑफ वर्सलीज। पैलेस ऑफ वर्सलीज आपने देखा कितना सुंदर है, हमने फोटो भेजी है, बोलो। तो वो उसमें एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें ये मीटिंग हुई। और उस समय बताओ पूरा यूरोप कितनी सोसाइटी में बटा हुआ था? पूरे यूरोप में यही हाल था। कितनी सोसाइटी थी बताइए? 3 सोसाइटी थी। वो कौन कौन सी थी 3 सोसाइटी? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। यस, तो क्लर्जी आते थे और सेकंड स्टेट में नोबिलिटी। ये सही है, थर्ड स्टेट में पीजेंट वगैरह। ये सही बात है, क्योंकि उस समय जो थर्ड स्टेट है वही टैक्स पेयर था और फर्स्ट में पोप लोग रहते थे। पोप हैं या जो पादरी लोग हैं या नन लोग हैं, वो सब आते थे जो चर्च के लोग होते थे। और जो जैसे बिशप हैं, पादरी हैं, पोप हैं, वो सब आते थे। और सेकंड स्टेट में नोबिलिटीज थे, किंग थे, उनके संबंधी थे, और साथ में उनकी ट्रूप्स जो सेना थी। सेकंड स्टेट उससे चलता था। और थर्ड स्टेट वो थे जो टैक्स देते थे। इतनी बात समझ में आ गई? और ये मीटिंग के, बोलो बताइए। वर्सलीज फ्रांस में है एंड इट इज इन पेरिस। और ये पैलेस ऑफ वर्सलीज है। बताओ वहां के राजा कहाँ रहते थे, बताइए। सर लुईस 14, 15, 16 तो वर्सलीज में रहते थे। जो उसके पहले थे वो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज था, पुराना महल जिसमें लुई 1 से लुई 13 तक रहे। वो किस में रहे थे बताओ? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, वो भी वर्सलीज में था। तो वो जरा कम शानदार था और ज्यादा मैग्निफिसेंट कौन था? पैलेस ऑफ वर्सलीज बहुत सुंदर था। ये लगभग सोने का बना हुआ था, अंदर अंदर इंटीरियर। तो हमने आपको फोटो भेजी हैं। वहां पर आप देख रहे हैं कि ये 3 स्टेट की मीटिंग, ये कौन बैठे हैं और ये कौन बैठे हैं? 300 लोग।
और खड़े कौन हैं? 600 लोग। तो 300 प्लस 300 प्लस 600 टोटल कितने हो गए? 1200। ये जो मीटिंग है ये कब बुलाई गई? क्या ये 1789 में बुलाई गई? क्या ये जो मीटिंग बुलाई गई ये लुई 16 के राजा बनने के 15 साल बाद बुलाई गई? लुई 16 राजा कब बना? 1774। ठीक है, तो लुई 16 राजा बन गया, बिकेम किंग, और 15 साल बाद क्या हुआ? सर 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था ना। लो, इन्होंने पूरी बात कह दी, इन्होंने तो डेट के साथ बता दिया कि ये 20 जून है। अब तो पूरा एग्जैक्ट ही बोल दिया इन्होंने कि 20 जून को 14 जुलाई को हुआ था। लीजिए 14 जुलाई इन्होंने बता दिया। ठीक, इसके 24 दिन बाद 1789 में बास्तील जेल पे अटैक हुआ। तो ये क्या हुआ कि दैट इज असेंबली किसकी बुलाई गई बताइए? स्टेट जनरल। ये है, इट वीज द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल वाज कॉल्ड। समझ में आई? कितने साल बाद बुलाई गई बताइए? 15 साल बाद तो इनके किंग बनने के बाद बुलाई गई। पिछली मीटिंग इसकी कब हुई थी? क्या 300 साल पहले? 1400 में, 1404 में हुई थी। हाँ, तो 1400 में हुई थी। अब उसके बाद देखो इन्होंने फिर मीटिंग बुलाई। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? क्या 1200 थे? तो अब जब लुई 16 ने इसे प्रिसाइड किया, राजा ही इसको अध्यक्षता करता था, तो लुई 16 ने बोला कि हमको टैक्स बढ़ाने हैं। अच्छा, थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो इनमें भी अपर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर, वही यहाँ खड़े हैं। ये 40,000 लेटर लेके आए अपने लोअर क्लास वालों की, ये शिकायत पत्र है, इनको भी सुना जाए। तो उन शिकायतों को नहीं सुना गया। दूसरी बात कि तीनों स्टेट की बुलाई गई। तीनों स्टेट, असेंबली ऑफ स्टेट जनरल, तीनों स्टेट है ना यहाँ पे। एक क्लर्जी, एक नोबिलिटी, और तीसरा कौन है? थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट में भी कौन है? बिजनेसमैन, दैट इज लॉयर्स, या इसी तरीके के जो और बाहर के मर्चेंट हैं, वही सब लोग हैं क्या? जो बड़े बड़े लोग थे, जो मतलब अपने आय का 3 दिन का टैक्स, जो वहाँ का एक लेबर का आय था उसका 3 दिन के बराबर उसकी आय का टैक्स देते थे, उन्हीं लोगों को इसमें बुलाया गया। तो अब अगर सब 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत था, अगर लुई 16 ये बोलता कि टैक्स बढ़ाना है, तो क्या ये 600 लोग एग्री करते कि हाँ बढ़ाना है? भाई 600 करते, क्योंकि इनको तो टैक्स मिलना है ना भाई। क्लर्जी जो पोप लोग हैं उनको तो फायदा है, और बढ़ा दो, हमको तो खूब सारा पैसा मिलेगा, टथिस मिलेगा, धार्मिक टैक्स। और ये नोबिलिटीज, इनको भी आराम में टैक्स बढ़ाओ। अच्छा, इन 600 में अगर 2 लोग भी इनकी तरफ मिल जाते, राजा कह देता कि हम तुमको बाद में नोबिलिटी बना देंगे, तुम मेरी तरफ आ जाओ। अगर 2 भी उधर मिल जाएंगे तो क्या इनकी हार हो जाएगी? तो भाई 1 वोट 1 वैल्यू, अगर इक्वल रहें 600-600, तब तो टाई हो जाए मामला। लेकिन इसमें ये संभावना थी कि इनमें से 2-4 लोग राजा के लोग हों। राजा उन्हें लालच दे के अपनी तरफ मिला सकता था कि तुम हाँ कर देना, और फिर बाद में आई विल सी योर वेलफेयर। बोलो, ऐसा हो सकता था कि नहीं? कि अपने निजी फायदे के लिए राजा का साथ दे दें, फिर राजा उनको बहुत सारा पैसा दे दे। तो 600 और ये 600, लेकिन अगर उधर 602 हो गए तो इधर क्या 590-80 रह जाएंगे। तो इस तरीके से इन लोगों ने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे और इस तरीके के प्रपोजल न लाए जाए। वी आर ओवरबर्डन्ड विथ टैक्सेस। अच्छा, ओवरबर्डन्ड क्यों थे? क्या 1989 तक 3-fold पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी यूरोप में, और फ्रांस में पर्टिकुलरली? क्या वहाँ की जनसंख्या 3 गुनी बढ़ चुकी थी? क्या वो 3 बिलियन हो चुकी थी? और क्या फूड ग्रेन्स की स्कैर्सिटी थी, अनाज का अभाव था?
या आपने कभी 9th की बुक में देखा हो कि वुमेन्स आर क्यूइंग अप इन फ्रंट ऑफ बेकरी फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स टू गेट ब्रेड। यस सर। तो इतनी सारी समस्याएं थी, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, और मिलिटराइजेशन की वजह से पहले ही टैक्सेस थे, और इसके बाद अब इसने क्या कर दिया और प्रपोजल रख दिया। क्या उस समय जो मॉन्टेस्क्यू, रोस्यू और जॉन लॉक ऐसे राइटर हुए जो लोगों में पहले से ही जन चेतना का उदय कर चुके थे कि आपको नेशनहुड करना है एंड दिस सिस्टम ऑफ सोसाइटी शुड बी चेंज्ड। तो जॉन लॉक, रोस्यू, मॉन्टेस्क्यू, जो कि 9th में आपने पढ़ा, यही सब मेन राइटर हैं। उन्होंने ये सब लोगों को बता दिया था कि नेशन होना चाहिए और लोगों में फ्रेटर्निटी होना चाहिए, किंग शुड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो, 3 चीजें हमने बताई। पहली क्या बताई, कौन सी लिखी थी बोलो। सर? कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? वो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक ने लिखी थी, और इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, दैट इज मॉन्टेस्क्यू की बुक भी बता रहा हूँ, जस्ट होल्ड 1 मिनट। तो इन लोगों ने किताबें लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी लॉ की जो भावना है, स्पिरिट ऑफ लॉ। और इसी तरीके से ये सारे लोगों ने लोगों में जन चेतना का उदय कर दिया था। तीसरा क्या था, अब टैक्स की बात आ गई। पहला फूड की स्कैरसिटी, दूसरा पॉपुलेशन बढ़ी, तीसरा बड़े बड़े राइटर्स, उन्होंने लोगों में जन चेतना का उदय किया, और चौथा अब ये आखिरी चीज़ थी कि अब टैक्स बढ़ाने की बात कर दी। पहले ही लोग परेशान हैं पॉपुलेशन से, इन सब चीज़ों से, और फेमाइन, उस समय सूखा भी पड़ गया था यूरोप में। इन सारी समस्याओं ने मिलकर लोगों को रिवोल्ट करने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये लोग इमीडिएटली उठ के चले गए, बोले अब हम इस सभा में नहीं बैठेंगे और वोटिंग नहीं होगी। अगर वोटिंग होती तो ये हार जाते, फिर ट्रूप्स भेजे जाते इनको दमन करने के लिए। इन्होंने वोटिंग करी ही नहीं, बोला तुरंत उठ के चले गए। और उठने के बाद ये कहाँ चले गए जरा देखो तो, क्या ये तुरंत टेनिस कोर्ट चले गए? और वहां जाके इन्होंने क्या किया, नाउ मीटिंग बना ली और नेशनल असेंबली, वहां पर ये जो है ये मीटिंग दिखाई जा रही कि कैसे स्टेट जनरल की मीटिंग है। स्टेट जनरल को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ये देखो, ये स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही है। तो स्टेट जनरल की मीटिंग को इन्होंने ना मानकर फिर टेनिस कोर्ट में 600 लोग गए। ठीक है, ये तो खैर वो असेंबली है, पैलेस ऑफ वर्सलीज, जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे ये उठ के चले गए। ये वहाँ का सिस्टम है कि किस तरीके से जो थर्ड स्टेट था वो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में डिवाइडेड था। और ये ड्रेस कोड है कि क्लर्जी लोग कैसे पहनते थे और इसके अलावा नॉबिलिटीज़ कैसे पहनते थे। थर्ड स्टेट के बहुत सारे लोग हैं। तो सोसाइटी है, दिस इज कि कैसा स्ट्रक्चर था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग कैसे थे। नाउ फर्दर, सो दीज आर द ड्रेस कोड ऑफ क्लर्जी, नॉबिलिटीज एंड ये जो तीसरा है थर्ड स्टेट के लोगों की कैसी ड्रेस थी। अच्छा, जो थर्ड स्टेट का कॉमन आदमी था वो इन दोनों के बोझ को ढोता था। इन दोनों को देखो तो थर्ड स्टेट का कॉमन पर्सन इनके बोझ को ढो रहा है। एंड नाउ दिस इज द मेन इवेंट विच हैज टेकन प्लेस। जैसा आप लोगों ने बताया, आप में से ही किसी ने बताया कि जून 1789 में ये चले गए वियना में, और वहाँ ये कहाँ गए, टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट कहाँ था, क्या ये पैलेस ऑफ वर्सलीज के बगल में ही था, वहीं इकट्ठा हो गए क्या? अच्छा, वहाँ इकट्ठा होने के बाद ये मुझे बताओ कि एबी सेई और मीरा बियू ये दोनों कौन लोग थे जिन्होंने इस मीटिंग को लीड किया? ये ऊपर कौन खड़ा हुआ? ये जो मीरा बियू यहाँ देख रहे हो, ये आदमी, ये कौन है? क्या नोबेलिटी का आदमी है? ये नोबेलिटी का आदमी है, लेकिन इसने कोई नोबेलिटी का प्रिविलेज लेने से मना कर दिया, और ये रिवोल्ट के साथ था, ये कॉमन पीपल का मदद करना चाहता था। और ये बताइए, एबी सेई भी इसमें आ गया था। वो कौन था? क्या वो कोई बिशप था, पादरी था? तो दो लोगों ने इस मीटिंग को लीड किया, और क्या इन्होंने ही नेशनल असेंबली बना लिया? तो नेशनल असेंबली कब बन के तैयार हुई, अभी आपने बताया। सो इस तरीके से
असेंबली, यहाँ असेंबली ऑफ स्टेट जनरल बुलाई गई, और इसी दिन की बात है नेशनल असेंबली फाउंडेड। किसने फाउंड की? फाउंडेड, नेशनल असेंबली का गठन कर दिया गया। वहाँ से लोग उठ के यहाँ आ गए और नेशनल असेंबली का गठन कर दिया गया। अगर नेशनल असेंबली का गठन कर दिया गया तो अब ये देखो कि ये वो फिगर है जिसमें नेशनल असेंबली का गठन हुआ है। क्या ये फिगर ध्यान है? आपने पिछली बुक में पढ़ा है? बोलो, ऐसा कुछ कुछ ध्यान में आ रहा है? तो वहां इन्होंने किस चीज की ओथ ली? लो, इन्होंने पूरी बात कह दी। इन्होंने वहां ओथ ली नेशनल असेंबली में कि ये हमारी जर्मेनिया है। जर्मेनिया का मतलब ये, दैट इज मैरी एनी, जर्मेनिया नहीं मैरी एनी, ये फ्रांस की एलिगोरी है नेशन की। यानी जर्मन जैसे हमारी भारत माता होती है, तो वैसे इन्होंने क्या बताया कि ये जर्मेनिया है, ये मैरियनी है जो फ्रांस की मदरहुड है। हाँ बोलो। एलिगरी का मतलब है रूपक। एलिगरी का क्या मतलब है कि हम अपनी भारत को माँ के रूप में देखते हैं। तो कई जगह भारत माता का तस्वीर और पोर्ट्रेट दिखाया जाता है कि नहीं? तो वो फ्रांस को किस तरीके से देखते थे? क्या एक मदरहुड के रूप में देखते थे कि फ्रांस उनकी पोषणा करता है, फ्रांस उनको नरिशमेंट करता है, तो फ्रांस उसकी मदर है। राष्ट्र को एक माँ का रूप दे दिया गया। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, वहीं पर एक इस तरीके का सिंबल बनाया। क्या इसमें वही मैरियनी दिख रही है? वही लेडी, यहाँ देखो जरा, क्या ये ट्राई कलर में है? ब्लू, रेड और वाइट। अच्छा, ये क्या है? क्या ये लॉ है जो एंजल के रूप में दिख रहा है? लॉ। और इसके हाथ में रॉड है, रूलिंग रॉड, डिवाइन रॉड। ये क्या दिख रहा है जो एक लिथोस में, पत्थर में गढ़ा गया? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो एबी सही और मीरा बियू ने बनाया? ओके, तो इसके हाथ में क्या है? क्या टूटी हुई बेड़ियां हैं कि फ्रांस के लोग अब आजाद हो गए हैं? और ये जरा देखो, बीच में ये एक रस्सी से बांधी हुई बहुत सारी लकड़ियां हैं। ये किस चीज का प्रतीक है? एक क्या? यस, यूनिटी, एकता में शक्ति का प्रतीक है। और ये जो सांप है जो अपनी ही पूंछ को दबाए जा रहा है, वो किस चीज का प्रतीक है? यानी जो फ्रांस है उसका न कभी उदय हुआ है, न कभी अंत होगा, न आदि है। वो शुरू से ही फ्रांस था और अंत तक रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी। तो ये इट इज जो स्नेक है ये लूप बना रहा है। और ये रेड कैप किसका प्रतीक है? मतलब जो स्लेवरी से आज़ाद होते थे तो वो रेड कैप पहनते थे कि अब हम स्लेवरी से आज़ाद हो रहे हैं, मोनार्की से, इसका प्रतीक है। और ये जो ट्रायंगुलर में आई बनी है, ये किसका प्रतीक है? ये डिवाइन आई है कि आई ऑफ विजडम। ये बताती है कि अब जो है लोगों की आंख खुल चुकी है और अब उन्हें कोई अपने अंडर में नहीं रख सकता। ये सारे जो भी सिंबल्स हैं ये यहाँ बताए गए हैं। देखो रेड कैप, ये देखो फीमेल एलिगरी मैरियनी, ये देखो न्याय की देवी, ये देखो वहाँ का संविधान। और इसी तरीके से ये आप देखिए ब्रोकन चेन्स, टूटी हुई बेड़ियाँ, ये बंधी हुई बंडल, ये देखिए दैट इज सेप्टर या रॉड। और ये भाई आप ये देख लीजिए, स्नेक, स्नेक अपनी ही पूंछ को दबाए जा रहा है। ये देखिए टूटी हुई बेड़ियां, ये बंधी हुई बंडल। अगर लकड़ी को बांध दिया जाए तो क्या उसे कोई तोड़ पाएगा? एकता में शक्ति, ये विजन, डिवाइन विजन कि लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, अब उनका इग्नोरेंस चला गया है। ये सेप्टर, ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर, वो अब जो है न्याय के हाथ में आ गई है। और दिस इज इटर्निटी। ये न्याय के हाथ में आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? हाँ,
पावर नहीं रहेगी राजा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। अभी तक भी मीरा व्यू रवि से ही ये नहीं सोच पाए थे कि डेमोक्रेसी से रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं, यानी अभी पूरी तरीके से वो लिबरल नहीं थे, वो थोड़े से कंजर्वेटिव तो थे। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो राजा को मानते हैं कि राजा को तो रहना चाहिए, अचानक पूरी तरीके से रिवोल्ट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने माना राजा रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रहेगा। तो ये जो सेप्टर है या रूलिंग रॉड है, अब वो किसके हाथ में आ जाएगी? ये लॉ के हाथ में, जिसको लॉ की एलिगरी यहाँ दिखाई गई, इसके हाथ में आ गई थी। ये हाथ में रूलिंग रॉड लिए देख लो, यही है वो सेप्टर। अभी तक ये राजा के हाथ में रहती थी, लेकिन अब किसके हाथ में दिखाई गई? इसके। तो और ये रेड कैप, बोलो बात समझ में आ गई कि इन लोगों ने ओथ ली। अच्छा, क्या ओथ ली बताइए? कि हम जब तक फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं ले आएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और नेशनल असेंबली का गठन हुआ। क्या कोई बता सकता है नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? 1789 में हो गया। अब ये लोग राजा के पास पहुंचे, लुई 16 की, अब आप हमारे अंडर में काम करो और ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट लुई 16 प्लेनली डिनाइड, उसने तो साफ मना कर दिया, बोला हम आपके अंडर में काम नहीं करते, थर्ड स्टेट के अंडर में, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते। लेकिन अब तक जो 4 चीज़ें हमने आपको बताई, एक तो टैक्स का बढ़ना, दूसरा पॉपुलेशन का बढ़ना, तीसरा फूड ग्रेन की स्कैर्सिटी, और चौथा वहाँ के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स थे जैसे कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, फिर रॉस्यू, इन लोगों ने लोगों को चेतना का उदय कर दिया था। तो लोगों ने अब बास्तील की जेल पर, सिर्फ 24 दिन की बात है, देख लो आप, मैंने लिख दिया है कि 14 जुलाई को बास्तील जेल पर अटैक हो गया और लोगों ने वहाँ अटैक करके सब हथियार लूट लिए। क्या ये फर्स्ट रिपब्लिक रिवोल्ट ऑफ फ्रांस था? 3 रिवोल्ट हुए हैं रिपब्लिकन के लिए। तो ये क्या पहला आंदोलन था? जैसे फ्रांस में, भारत में कभी आपने सुना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में हुआ था, कि जिसमें क्या हुआ था कि लोग, जो आर्मी के लोगों ने ही रिवोल्ट कर दिया था। तो एक आमिर खान की मूवी भी बनी थी जिसमें उसने दिखाया था कि वो किस तरीके से उसने रिवोल्ट किया। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम में हम जीत गए। बोलो बात सही है कि नहीं? आर्मी का रिवोल्ट था। अच्छा, ऐसे इनमें भी फर्स्ट रिपब्लिक अब होने वाला है। लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। जरा ये देखिए, अब बास्तील की जेल लूटी जानी है, कॉमन पब्लिक वहाँ पहुँच गई। ये तो खैर वो दिखा रहे हैं कि टेनिस कोर्ट में क्या क्या हुआ। ये टेनिस कोर्ट का है। सो टेनिस कोर्ट में इन्होंने ओथ ली और मीरा व्यू और अभी सही ने इसे लीड किया। ये जरा देखें आप, ये हो गया बास्तील जेल में, वही ट्राई कलर लेकर वो पहुंच गए। अभी बने हुए 24 दिन हुए थे और वहां पहुंच गए। यही है मीरा व्यू। ये नोबल फैमिली का था, बट ही डिनाइड ऑल रॉयल फैसिलिटी। इसने कहा हमें रॉयल फैसिलिटी नहीं चाहिए, लोगों को न्याय दो। तो ये जो मैंने डिफरेंट कंडीशन बताई कि क्या क्या हुआ, फूड ग्रेन की स्कैर्सिटी, फिर क्या हुआ और जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। तो फर्स्ट रिपब्लिकन रिवोल्ट। लोग वहां पर बड़ी बड़ी क्यू लगाते थे बेकरी के सामने, ऐसी स्थिति आ गई थी। रिवोल्ट का कोई नाम था? फ्रांस जो है फर्स्ट रिपब्लिक, पहली रिपब्लिक का गठन। तो ये आप देख लीजिए, वहां पर जो सामंत थे वो क्या करते थे? ये एक रॉयल फैमिली का मेंबर है, नोबिलिटी। लोग उसको अपना पूरा अनाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसका चेहरा तो देखो, ये कैसा मुंह बना रहा है और ये सब कुछ दे रहा है। तब भी इसकी कैसी स्थिति है? ये एक स्पाइडर है और इसके जाल में एक फ्लाई आ गया है। तो ये सही कहा गया है इसके नीचे कि स्पाइडर एंड ए फ्लाई। ये मकड़ा है और ये एक मच्छर है। इसको ये क्या ऊपर बना हुआ है मकड़ी, और हाँ ऊपर ये तो ड्रॉ किया गया है कि मकड़ी बनी हुई है, ये देख लो। तो ये एक मकड़ा है जिसके जाल में एक फ्लाई आ गया है। तो इस तरीके से ये दिखाया गया। सो पीपल वर फेड अप विद दिस मोनार्की। तो अब जरा आगे देखिए कि इस वजह से उन्होंने जगह जगह आक्रमण कर दिए, जो भी सामंतों के घर लूट लिए, जो अभी जिनको वो पैसा देते थे उन्हीं के घर लूट लिए। ये मैरियानी है,
ये फ्रांस की लेडी है, इसके कैप रेड है, हाथ में रेड कैप है कि हम आज़ाद करेंगे। और ये वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बनाया गया। तो इसको हमने अपनी आवाज़ के साथ अपलोड किया, इसको भी आप एक बार देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं कि क्या क्या सिंबल उस समय यूज़ किए गए थे। अब देखो, नाउ दीज वर द सिंबल जो अलग अलग इस्तेमाल किए गए। फर्दर, और उस समय फिर अब ये देखिए कि ये क्या हुआ कि जब बास्तील की जेल पर आक्रमण हुआ, पहले बास्तील की जेल पर आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद लुई 16 ने बोल दिया हाँ हम तुम्हारी बात मानते हैं और तुम हम तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, लेकिन हम तुमको भंग भी कर सकते हैं। उसने क्या कहा बताइए लुई 16 ने कि आई विल वर्क अंडर नेशनल असेंबली। बोलो, उसने बात बोल दी, बट आई कैन डिसमेंटल यू, जब चाहूँ मैं भंग कर सकता हूँ। उसने 2 साल में उस असेंबली को 17 बार भंग किया। जब भी वो लोग कहते थे मेरी बात मानो तो वो भंग कर देता था, फिर से इलेक्शन कराए जाते थे। तो बोलो नेशनल असेंबली की कोई मीनिंग रह गई? वो तो भंग कर देता था, कभी बात ही नहीं मानता था। तो ये जो भी है फ्लो चार्ट इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से, ये 9th का है, ज़्यादा हमें डिस्कस तो नहीं करना है, बट दैट इज शोन है। लुई 16 कहता था हम तुम्हारे अंडर में हैं, लेकिन मुझे पावर है कि मैं तुम्हें भंग कर सकूं। तो वो बिना बात के उनको डिसमेंट है। ये जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए थे, जो उस समय 600 लोग चुने जाते थे नेशनल असेंबली के, उनको ये डिसमेंटल कर देता था, कहता था फिर से चुनाव होगा, दूसरे लोग चुने जाएंगे। तो वो नेशनल असेंबली अब इलेक्टेड होने लगी, लोग इलेक्टेड करने लगे, यानी उनको एक तरीके की पावर ऑफ वोटिंग मिल गई थी। तो लोग वोट करते थे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन जाते थे। सिर्फ 600 लोग नहीं थे फ्रांस में कि जो टैक्स पेयर थे, उन 600 लोगों को वहाँ के 3 मिलियन लोग वोटिंग करके चुनते थे, और वो चुने हुए लोग वहाँ जाते थे पहले असेंबली ऑफ स्टेट जनरल में। अब वही चुने हुए लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने थे, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव है, आप जिनको भेजते हो तो वो जाके पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं कि नहीं, ऐसे ही वहाँ पर चुने हुए सदस्य जो 600 लोग जाते थे, वो वहाँ कानून बनाते थे, और लुई 16 से कहते थे कि तुम मेरा कानून मानो। ये देखो, तो लुई 16 क्या कहता था, ठीक है आई विल ओबे योर लॉ, बट आई हैव एज आई एम मोनार्क एंड आई एम अबव यू, सो आई हैव राइट टू डिसमेंटल यू। जरा देखो तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि दिखाया गया जुडिशरी है, तो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब किंग। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता था, इसके पास एक वीटो पावर थी, ये जब चाहे नेशनल असेंबली को क्या कर सकता था, डिसमेंटल। लेजिस्लेचर कानून कौन बना रहा है, क्या नेशनल असेंबली, और उसको भंग कौन कर सकता है, राजा। और नेशनल असेंबली का कंट्रोल राजा पे है, लेकिन राजा इसको भंग कर सकता है। कोई मीनिंग हुआ इसका? लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है उसका कंट्रोल मिनिस्टर पर भी है। मिनिस्टर पर क्या कंट्रोल करेगा जब ये बार बार भंग हो रहा है? 2 साल में 17 बार ये भंग हो चुका है, तो इट हैज़ नो मीनिंग। तो इट वाज सच ए क्रिटिकल कंडीशन ऑफ नेशनल असेंबली कि लोगों का इस पर से विश्वास ही उठ गया। बार बार इलेक्शन का खर्चा होता था, 50,000 लोग वोट करते थे, तो कुछ लोग 745 मेंबर नेशनल असेंबली में पहुंचते थे। जरा देख लो कितने लोग वोट करते थे, बोलो कितने लोग? वो गलत बात बताई थी, यहाँ किताब में लिखी बात देखो भाई, हमको सारी डिटेल याद थोड़े ना रहते हैं। समझ में आई बात? और कितने मेंबर चुने गए? 745। वही नेशनल असेंबली बनाते थे, वही रूल बनाते थे, लेकिन जुडिशरी थी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, लोग जुडिशरी को अलग से वोट करते थे, और एक वो इनका न्याय बनाता था कि किसको न्याय मिलना। राजा न्याय नहीं देगा, ये देगा। ये टैक्स पेयर्स हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। ओके, अच्छा ये देखो,
ये यहाँ पर सुनिए जरा, 28 मिलियन लोग 50,000 लोगों को चुन रहे हैं और 50,000 लोग 745 को चुन रहे हैं। यहाँ भी देखिए ये वोट है, कितने लोग वोट कर रहे हैं बताइए? 28 मिलियन। उन्होंने 50,000 को चुना और उन 50,000 लोगों ने क्या किया, वो इलेक्टर्स कहलाए, उन्होंने 745 को चुना। बोलो पूरी बात समझ में आ गई कि नेशनल असेंबली का कोई मीनिंग नहीं रह गया था। जरा देखो तो कि नेशनल ये चार्ट कब बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब आई? जब बास्तील जेल पे आक्रमण हुआ है तब राजा की आंख खुली है। जरा चेक कर लो कितने दिन बाद आक्रमण हुआ। द अटैक वाज ऑन बास्तील जेल, कब हुआ जरा? 25 बोल दो। दैट इज अटैक ऑन बास्तील जेल। लोगों ने और भी रिवोल्ट किया, सामंतों के घर 24 डेज होता है। अटैक ऑन बास्तील जेल, लूटेड आर्म्स, सारे आर्म भी लूट लिए। अब जरा देखो कि जब ये चीज हुई फिर क्या हुआ। नाउ ठीक है, सो दीज आर द सिंबल्स। तो ये सिंबल बताए गए हैं कि कैसे लोगों को आज़ादी मिले। दीज आर द सिंबल्स। तो अलग अलग उस समय यूरोप की क्या दशा थी। ये है फ्रांस, ठीक है, ये छोटा सा प्रूशिया, ये जर्मनी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें सो दैट वी कैन सी, हमने आपको सारा बता दिया। ये वो सिंहासन है जिसमें लुई 16 और मैरी एंटोनिटी की शादी हुई थी। अल्टीमेटली यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई गई है कि बास्तील जेल पे अटैक, वो अलग से आप बुक में देख लेना। ये लुई 16 को ट्रायल किया जा रहा है और फिर इसका एग्जीक्यूशन होगा। इसका यहाँ ट्रायल हुआ, इसे अपराधी माना गया और फिर इसका गला काट दिया गया, गुलोटिन। ये मीरा व्यू और अभी सही को दिखाया गया है। इसके अलावा ये 2 ट्रीटीज किसने लिखी थी? जॉन लॉक। और दूसरा कौन था? दिस इज मॉन्टेस्क्यू। ये दोनों वहाँ के राइटर थे। ये भी जो मारत था ये फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट था जिसने भी नेशन की परिकल्पना प्रस्तुत की कि नेशन क्या है। वुमेन का भी एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन था। वुमेन ने भी जगह जगह क्लब बनाए और इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, फ्रेंच रिवोल्यूशन, द पावर ऑफ कॉमन्स। तो क्या ये फर्स्ट है बास्तील जेल पे अटैक? देख लो, ये देखो, ये बास्तील जेल पीछे दिख रही है। सो किसने बास्तील जेल पर अटैक किया? कॉमन पीपल ने। कब किया? दैट इज, मैं डेट एक बार देख लूँ तो मुझे भी पता चल जाए। सो कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको फिगर भी कि बास्तील जेल पर अटैक, ये देख लीजिए हो रहा है कि नहीं, जो कि 14 जुलाई को हुआ है। सबसे पहली लाइन है पिछली हिस्ट्री की बुक की। तो इसलिए 3 तो समस्या पहले ही थी। एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई, दूसरा लोगों के पास अनाज नहीं, तीसरा वहाँ के लोगों ने वहाँ पर क्या कर दिया कि चेतना का उदय कर दिया 3 राइटर्स ने कि हमें नेशन चाहिए, तुम लोग राजा के अंडर में मत रहो। और चौथा अभी टैक्स बढ़ाने की बात कर दी। और टैक्स बढ़ाने के बाद लोगों को इंस्पिरेशन दे दिया, नए सिंबल दे दिए कि फ्रांस होना चाहिए, तुम्हारा झंडा है। अगर किसी को झंडा मिल जाए तो फिर तो सबसे बड़ी ताकत हो जाती है। उसी फ्लैग को लेकर तो लोग पहुंचे हैं। देख लो, फ्रांस का फ्लैग है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इनको रेड फ्लैग छोड़ दिया इन्होंने, बोला ये तो मेरा झंडा है। देखो झंडा दिख रहा है कि नहीं? फ्रांस का फ्लैग कहीं दिख रहा? ये ट्राई कलर, रेड वाइट ब्लू। तो अब इनको नेशनल असेंबली ने सबसे बड़ी पावर दे दी है, तुम्हारा झंडा है, जो मर्जी करो इसके अंदर में, अब तुम एक हो, नेशन हो। तो इन्होंने क्या किया कि बास्तील जेल पर अटैक कर दिया। क्यों कर दिया? अनाज की कमी। क्यों कर दिया? जनसंख्या की बढ़त। क्यों कर दिया? बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने इनके अंदर जन चेतना भर दी। क्यों कर दिया? क्योंकि अब स्टेट जनरल असेंबली ने टैक्स बढ़ाने की मांग कर दी। तो बोलो लोगों में विद्रोह होगा कि नहीं होगा? जेल पे अटैक क्यों करा? जेल पे नहीं, थर्ड स्टेट वालों पे। 3
इस 3 स्टेट्स हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, तो थर्ड स्टेट पर उसने कहा कि हम और टैक्स लगाएंगे क्योंकि 2 बिलियन लिबरे का हमारे ऊपर कर्ज है, उसे उतारना है और हमारे मिलिट्री के खर्चे बढ़ गए हैं, हमें जगह जगह कोलोनाइजेशन करना है, तो लोग टैक्स देंगे क्या? तो तुरंत 24 दिन बाद और नेशनल असेंबली बन गई, उनका अपना झंडा मिल गया, तो उसी झंडे को लेके निकल पड़ते थे जब मर्जी होती थी। तो उन्होंने बास्तील जेल पर क्या किया? अटैक किया। क्या ये फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक रिवॉल्यूशन कहा जाएगा 1789? तो इसमें लिख लो फ्रेंच फर्स्ट रिवॉल्यूशन। फर्स्ट 3 रिवॉल्यूशन हुए हैं और 1870 में आज़ाद हुआ है फ्रांस। अब जरा देखो सेकेंड रिवॉल्यूशन क्या आप जुलाई रिवॉल्यूशन को कहते हो? जुलाई 1830। चलो आगे आएगा, अभी 2 मिनट बाद आने वाला है। अब जरा देखें कि ये तो फ्रेंच का फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ, बास्तील जेल पर अटैक हुआ। आगे की बात देखें, ये देखिए बास्तील, ये जगह जगह बिल्डिंग जलाई जाने लगी, जो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, अटैक्ड ऑन ऑफिशियल बिल्डिंग, ऊपर लिखा है अटैक ऑन बास्तील जेल। लोगों ने वहाँ पर कैदियों को छुड़ा दिया और कैदियों के प्रोसेशन धूमधाम से निकले कि तुम आज़ाद हो, तो उनके प्रोसेशन निकाले गए, जुलूस, और अटैक ऑन बास्तील जेल। इसके बगल के एक किले पर भी आक्रमण कर दिया, बहुत बड़े फोर्ट्रेस पर। ये देख लीजिए, इट इज़ हिस्टोरिक इवेंट। ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था कि लोगों ने अटैक कर दिया हो, पूरा यूरोप सन्न रह गया। दैट इज़ कि ये क्या चीज़ हो गई, कॉमन लोगों में इतनी पावर कैसे आ गई। और ये वहाँ की दैट इज़ ओलंपी डी गॉर्जेस, फीमेल रिवोल्यूशनिस्ट थी, जिन्होंने भी बताया कि लोगों को क्या करना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर बास्तील जेल पर अटैक हो गया। बास्तील जेल के अटैक के बाद वो चार्ट आएगा। कौन सा चार्ट हमने आपको दिखाया, भी दिखाया था कि नहीं, जिसमें लुई बोलने लगा ठीक है हम तो तुम्हारी बात मानते हैं, जैसा तुम कहोगे। लेकिन लुई 16 ने क्या बदमाशी कर दी बताओ? सर उसने बाकी राजाओं को बोला था कि, बाकी राजाओं की बात तो छोड़ो, उसने 17 बार नेशनल असेंबली भंग कर दी, ठीक है, और प्रूशिया से मदद मांगी कि हम नेशनल असेंबली वाले कुछ करने जा रहे हैं और अल्टीमेटली हम इन पर अटैक करेंगे। तो प्रूशिया से उसने मदद मांग ली, ओके, कि क्योंकि सब तो डायनेस्टी थे, तो प्रूशिया भी तो डायनेस्टी थे, कि वहाँ पर भी आप देखते हैं कि वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कौन विलियम, केसर विलियम राज्य किया करते थे कि नहीं, केसर विलियम 1, केसर विलियम 2, केसर विलियम 3, केसर विलियम 4, ये सब प्रूशिया में थे कि नहीं। तो जब नेशनल असेंबली को पता चला कि ये राजा तो लुई 16 हमारे ही ऊपर आक्रमण करने के लिए बाहर से सेना बुला रहा है, तो नेशनल असेंबली ने किंग को कैप्चर कर लिया और फिर उसका ट्रायल किया गया। हमने ट्रायल की एक तस्वीर दिखाई दी आपको कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? तो उसका ट्रायल किया गया और उसको गुलोटिन कर दिया गया। गुलोटिन क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक इस तरीके से होता है, एक बहुत ही धारदार मशीन है और यहाँ पर सर रख दिया जाता है इस पर, और ये जब ऊपर से गिरता है तो सर उछल के 10 मीटर दूर गिरता है। यहाँ पर आदमी को लिटा दिया जाता है सर रखकर, और जब ये आदमी लेटा ये ऊपर से गिरता है तो क्या होता है, बहुत दूर जाके गिरता है। गुलोटिन का आविष्कार उसी साल में हुआ था 89 में, और 92 में इसे गुलोटिन कर दिया गया। लुई 16 के साथ हुआ है, देख लीजिए, हमने आपके पास फोटो भेजी है। लुई 16 को इसके नीचे ये ऊपर से छोड़ा गया और सर उछल के 10 मीटर दूर गिरा, इसको अभियुक्त माना गया। और किसने गुलोटिन किया? क्या इसे 1792 में गुलोटिन कर दिया गया? क्या इसका 1774 से 1792 तक राज्य था? क्या इसने 1789 से 1792 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर में काम किया? संवैधानिक राजा बन गया, बोला ठीक है हम तुम्हारा संविधान मानते हैं क्योंकि तुमने बास्तील जेल पे अटैक कर दिया है और अब हम तुम्हारे संविधान को मानते हैं। तो ये उससे पहले इसने कैसा शासन किया? एब्सोल्यूट मोनार्की का किया क्या?
तो ये दो पार्ट में इसका शासन हुआ। ये है एब्सोल्यूट मोनार्की और ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये कैसा बताया, बताओ। एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो, जैसे किम जोन, तो ये लिखो एब्सोल्यूट मोनार्की। अब देखो इसके बाद बात आती है कि उस समय जैकोबिन क्लब बन रहे थे। जैकोबिन क्लब क्या होता है कि जो नई विचारधारा का समर्थन करते हैं। बताओ उसका मेंबर कौन था, क्या मैक्स मिलन रॉबेस्पियर था। वो कहता था कि यस नेशन होना चाहिए, रिवोल्ट होना चाहिए। तो जैकोबिन्स क्लब की क्या आपको वेशभूषा पता है, अब आगे दिखाई जाएगी कि वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे। जरा जैकोबिन्स क्लब की वेशभूषा तो देखो, ये ऐसे कपड़े पहनते थे, ये देख लीजिए। फीमेल की अपनी वेशभूषा थी। तो ये कॉमन पीपल ही थे, लेकिन एक अपनी इनका ड्रेस कोड था कि हम इसको मानते हैं। पूरा ही फोटो आ रहा है। अब देखो ये है मैक्स मिलन रॉबेस्पियर। इसने कब से कब तक शासन किया बताइए। इसने 92 में ये राजा बना जैकोबिन्स क्लब का। और ये किसके अंडर में बना, क्या ये नेशनल असेंबली के अंडर में बना या कैसे बना। इसने कन्वेंशन बनाई। इसने बोला कि ठीक है, और अब उसने एक नए उसका गठन किया कि जैकोबिन्स का राज्य होगा। किसका राज्य होगा भाई, इनकी एक अलग अपनी सोसाइटी थी, बहुत बड़ी सोसाइटी थी, तो जैकोबिन्स का राज्य होगा। तो कन्वेंशन बनाया, कन्वेंशन ही बनाया कि हमारे रूल्स चलेंगे, नेशनल असेंबली के नहीं। और इसने क्या किया कि कन्वेंशन का हेड कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जून 92 से सितंबर 90, ये जून 93 से सितंबर 94 तक राज्य किया। सिर्फ एक साल राज्य किया। और वो राज्य कैसा कहलाया बताओ, रेन ऑफ टेरर। यानी इसने 93 से 94 तक राज्य किया। और 92 में तो लुई 16 को गुलोटिनाइज कर दिया गया, फिर उसके बाद मैरी एंटोनिटी को गुलोटिनाइज कर दिया गया। और जब ये आया इसने तो गुलोटिन की झड़ी लगा दी, सारे सामंतों को, सारे क्लर्जी को, सबको इसने गुलोटिन कर दिया। और जो पिछला हमने आपको आर्टिकल दिखाया था, तो उसमें जानते हो इसने क्या लिखा था, पिछले आर्टिकल में इसने लिखा है कि जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं मारा जाएगा नोबिलिटीज और क्लर्जी का, तब तक लोगों को राष्ट्रवाद नहीं मिलेगा। क्या इसने ये बात सही कही कि सारे नोबिलिटीज को मार दो, सारे क्लर्जी को मार दो, ऐसा बोला इसने। तो हु वर द सपोर्टर ऑफ कन्वेंशन, जो कन्वेंशन में सिर्फ एक के पास पावर होती है, तो उन लोगों ने भी वो इससे डरने लगे। और इसके अपने ही ग्रुप के लोग जो जैकोबिन्स क्लब के इसके विरोध में उतरे, उन सबको भी गुलोटिन कर दिया। इसलिए इसे आतंक का काल कहा जाता है, आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर। इस एक साल में इसने ऐसा काम किया। अब जरा देखो, फिर रॉबेस्पियर को भी अंत में क्या इसको भी गुलोटिन कर दिया गया। ये देखो, महारत ने बोला ये शासन की अवधारणा नहीं है कि तुम सबको मार दो तब तुम सब अच्छा कर पाओगे। इसने महारत को भी गुलोटिन कर दिया, रिवोल्यूशनिस्ट। और ये देखो उसी रॉबेस्पियर का सर, रॉबेस्पियर भी गुलोटिन हो गया। इसका अंत हो गया 94 में। ये देख लो, इसका सर लोगों को दिखाया जा रहा है, ये है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इसे मार दिया गया है। उसने मारा कितने? लोगों ने जब इसका आतंक का अंत हो गया, तो एक अब फिर नेशनल असेंबली ने दो लोगों के बीच चल रहा था। दो लोग उस समय थे, एक जैकोबिन्स थे जो कि लिबरल्स थे, और एक पहले हमने अभी बताया नेशनल असेंबली, वो क्या थे बताओ सृजन, क्या वो कंजर्वेटिव्स थे? बोलो, दो हमने क्या बताया, ये जो शासन व्यवस्था है वो दो लोगों के हाथ में रही। कभी किसके हाथ में रही बताइए?
कंजर्वेटिव के हाथ में रही तो लुई 16 के हाथ में रही। कब से कब तक? 74 से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बना। जब से वो कॉन्स्टिट्यूशन माना है तब से बताओ। हाँ, बहुत अच्छा बताया। दैट इज कंजर्वेटिव। अच्छा, एक है कंजर्वेटिव और दूसरे कौन है? लिबरल है। इन्हीं दोनों की बात करो। रेडिकल तो जो है वो कंजर्वेटिव ही टाइप है, जो बिल्कुल कुछ नहीं सोचते चेंज, वही रेडिकल है। और लिबरल क्या चाहते हैं? रिवोल्यूशन होना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। और कंजर्वेटिव क्या चाहते हैं कि देयर शुड नॉट चेंज शुड नॉट टेक प्लेस इन ए रैपिड मैनर। ये क्या चाहते हैं? चेंज शुड नॉट अकर in rapid manner and constitutional monarchy should be there। constitutional monarchy को हटना नहीं चाहिए, should be there। ये जबकि ये रिवोल्यूशनिस्ट हैं, तो नेशनल असेंबली ने कभी आक्रमण नहीं किया बास्टील जेल पर। किसने आक्रमण किया? क्या लिबरल्स ने किया? तो देवर ये क्या थे? रिवोल्यूशनिस्ट थे क्या? जो जगह जगह तीर भाले और तलवार लेके निकल पड़ते थे। दे वांट डेमोक्रेसी। ये क्या चाहते थे? और टोटल एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। हाँ, डेमोक्रेसी एंड टोटल एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। क्या जैकोबिन्स क्लब इसी के अंदर में है? यस सर। और फिर नेशनल असेंबली किसके अंडर में है? और ये है जैकोबिन्स क्लब। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले लुई 16 के हाथ में पावर आई, फिर इसके पावर आई, कभी जैकोबिन्स के हाथ में पावर आई। इसने क्या कन्वेंशन का गठन किया, जिसका ये अकेला राजा बना। ये जैकोबिन्स क्लब से बनाया इसने कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली क्या वीक पड़ चुकी थी। वो 17 बार उसको उसके पद से हटाया जा चुका था, और इस वजह से जैकोबिन पावर में आए। बोलो। और इसके पहले कौन था? नेशनल असेंबली के पास पावर थी। उसके पहले कौन था? उसके पहले स्टेट जनरल असेंबली या लुई 16 कह सकते हो। सो असेंबली ऑफ स्टेट जनरल, वो भी कहने के लिए थी। जब रॉबेस्परे मारा गया तो क्या डायरेक्टरी बनी, जो 5 मेंबर की सोसाइटी थी। बोलो। यस सर। क्या वो सही तरीके से शासन चला पाई? नो सर। क्योंकि 5 लोग निर्णय नहीं ले पाते थे। तो उनके बाद फिर कौन आया? उसके बाद आया हेड ऑफ मिलिट्री ट्रूप। कौन था हेड ऑफ मिलिट्री ट्रूप? नेपोलियन। उसने फायदा उठाया। इट वाज वीक एंड नॉट एबल टू टेक डिसीजन। समझ में आई बात? तो हेड ऑफ मिलिट्री ट्रूप नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया किंग। उसने कब किया अपने आप को किंग? सर 1799। वो आप बता दीजिए, थोड़ा बार्गेनिंग करो। 1787। लो, इन्होंने ठीक बता दिया। इन्होंने बता दिया कि 1804, क्योंकि 1779 तक तो अभी यही घटनाक्रम ही चल रहा है। इसके बाद फिर कन्वेंशन बना, फिर डायरेक्टरी बनी, फिर जाके ये सब हुआ, और 1815 तक इसने शासन किया। क्या इसी को नेपोलियन 1 भी कहा जाता है? बताइए, समझ में आई बात? तो इसके आगे की कहानी हम अगले उसमें देखेंगे। आज के लिए यहीं तक। हाँ, हिस्ट्री का वाइवा होगा। सर हाँ। दोनों का वाइवा ही नहीं। हाँ।